everyone, welcome to our channel MedGX. My name is Radhika Sharma and I am your chemistry educator. So आज हम लोग जो PYQ सेशन आप लोगों के लिए लेके आए हैं that is on chemical kinetics. So we all know that chemical kinetics is very important chapter. हर साल एक या दो क्वेश्चन तो मिनिमम हमें इस चैप्टर से आते ही आते हैं and फिर भी we find this chapter very difficult. Some students find it difficult. उसका रीज़न ये होता है क्योंकि हम लोगों को इस चैप्टर में जो अप्रोच होती है हम लोगों की वो ऐसे होनी चाहिए कि हमने चैप्टर पढ़ा, हमने फॉर्मूलाज़ गो थ्रू किए जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे, जहाँ पे भी आप लोग XYZ इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, आप साथ-साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, फॉर्मूला रिटेन करते हो। उसके बाद क्या होता है, हम धीरे-धीरे चीज़ें भूलने लगते हैं। तो आपको क्या करना होता है इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आप लोग ऐसा नहीं कर सकते कि फॉर्मूला देखा उसके बाद आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए। दिस चैप्टर रिक्वायर्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस। जो बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके आएगा, नीट में उसके सवाल मुश्किल से, मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा ऐसा होगा वो गलत करके आएगा, क्योंकि हमसे जो नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से बहुत आसान क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ आप इस चैप्टर में से एक ही क्वेश्चन गलत करके नहीं आओगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन एंड यू कैन ऑल्सो पॉज दिस वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस ऑन योर ओन। उसके बाद फिर आप देख सकते हो मैं कैसे सॉल्व कर रही हूँ। सो first of all, which one of the plot represents variation of ln k versus 1 by t in accordance with Arrhenius equation? Now this question is from 2024. ये 2024 का क्वेश्चन है नीट का। ठीक है जी। अब आप देखो, एरिनियस इक्वेशन हमें याद होनी चाहिए, और वैसे भी जब हम एरिनियस इक्वेशन पढ़ते हैं तब हम ग्राफ भी प्लॉट करते हैं। वी डू प्लॉट दिस ग्राफ बिटवीन एल एन के एंड 1/t। तो वैसे तो हमें डायरेक्टली ग्राफ पता होना चाहिए, बट स्टिल अभी बिकॉज आई हैव टू डिस्कस हाउ वी ऑब्टेन दिस ग्राफ, आई डिस्कस विद यू पीपल। बट व्हाट आई से कि ऐसे जो हम लोगों के पास क्वेश्चन आते हैं, इनमें हम लोग को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमारी प्रैक्टिस इतनी होती है कि हमने देखा, हमें फट से आंसर पता होता है। फिर जहाँ के कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चंस आते हैं वहां पे आप अपना वो वाला टाइम डिवोट कर सकते हो। नाउ Arrhenius इक्वेशन इज k इज इक्वल टू a e e by RT। ठीक है जी। E यहाँ पे हमें पता है एक्टिवेशन एनर्जी है, T टेम्परेचर, A Arrhenius कांस्टेंट एंड K इज योर रेट कांस्टेंट। अब मैं दोनों साइड नेचुरल लॉग ले लूं तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ए बाय आर टी। अब देखो जी, हमारे पास y एक्सिस पे ln k है, दिस इज ऑन योर y एक्सिस, एंड l एंड 1/t। ठीक है जी, ये आ गया 1/t, ये x एक्सिस पे है। तो कंपेयर कर दो भाई अपना स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब m क्या होगा, यहाँ पे x ये है तो इसके साथ में m होगा। m क्या है, हमारा स्लोप, और m बेटा यहाँ से आ रहा है माइनस ई ए अपॉन आर। ठीक है, 1/t x हो गया, ये ई ए बाय आर आपका, ई ए बाय आर, ई ए बाय आर देखो ध्यान से, तो ये क्या हो जाएगा, m के बराबर स्लोप, ये आ गई हमारी स्लोप। इंटरसेप्ट क्या आ गया, c, यहाँ से c इंटरसेप्ट आ गया आपका, c कितना आ गया हमारे पास, ln a। अब स्लोप नेगेटिव है तो ये ग्राफ तो नहीं हो सकते ना, इनकी स्लोप तो पॉजिटिव है, ये तो नहीं हो सकते। तो सिर्फ एक ऑप्शन बचता है 3 हमारे पास, जिसकी स्लोप जो है वो नेगेटिव है, तो थर्ड विल बी आवर आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन भी बहुत इजी होता है, आप लोग काफी बार प्रैक्टिस करते हो इस तरह के क्वेश्चंस। तो देखो क्या पूछा गया है हमसे, फॉलोइंग डेटा इज फॉर अ रिएक्शन बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड रिएक्टेंट्स ए एंड बी। ठीक है, आवाज मेरी ठीक है ना, हाँ, ए एंड बी। तो अब देखो यहाँ से रेट जो है हमारा, रेट गिवन है और ए की कॉन्सेंट्रेशन दिया है, डिफरेंट डिफरेंट रेट्स के लिए बी की कॉन्सेंट्रेशन दिया है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। अब इस क्वेश्चन को हम चाहें तो बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं, बट एक जो कन्वेंशनल मेथड जिस तरह से आप लोग करते हो इस क्वेश्चन को, मैं एक बार आपसे उस मेथड के साथ करके देख लेते हैं। थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, बट काफी बच्चे इस क्वेश्चन को उसी तरह से अप्रोच करते हैं। तो लेट्स जस्ट सी हाउ वी डू दिस क्वेश्चन कन्वेंशनली।
अच्छा, तो हम लोग को पता है कि ऑर्डर हम कहाँ पे देखते हैं, एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ में, राइट। तो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल रेट क्या आता है, रेट इज इक्वल टू के, ए का कॉन्सेंट्रेशन पावर एक्स एंड बी का वाई। ये हमारे पास क्या है जी, एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ। एक्स क्या है, एक्स इज अ ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, वाई इज अ ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। अब रेट हमारे पास पहले कितना दिया है, ये जो फर्स्ट डेटा दिया है इसमें रेट देखो बेटा कितना दिया है, 2 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू के। ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है, 0.1 मोलर पावर एक्स, बी का कितना दिया है, 0.1 मोलर वाई। सेकेंड हमें क्या दिया है, 4 इंटू 10⁻³ के, और यहाँ कितना कॉन्सेंट्रेशन है ए का, 0.2 मोलर एक्स एंड 0.1 मोलर वाई। थर्ड हमें रेट कितना दिया है, 1.6 इंटू 10⁻³ के 0.2 ही ए का कॉन्सेंट्रेशन है और 0.2 ही बी का कॉन्सेंट्रेशन है। तो हमने ऐसी 3 इक्वेशंस बना ली, इनको नंबर कर देते हैं 1 2 3। अब मुझे जब x निकालना है, मान लो मुझे क्या निकालना है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू x, तो मैं क्या देखूंगी, मेरी x के कॉन्सेंट्रेशन में चेंज कहाँ आ रहा है, 0.1 मोलर से 0.2 हो रही है, यहाँ पे चेंज आ रहा है। लेकिन सेकेंड से जब थर्ड में जा रहा है 0.2 मोलर 0.2 मोलर, यहाँ कोई चेंज नहीं आ रहा है। सो इफ आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आई विल चूज दोज पर्टिकुलर टू इक्वेशन वेयर द वैल्यू ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a इज चेंजिंग, अगर मुझे x फाइंड आउट करना है। और दूसरा मैं ऐसा चाहूंगी, मैं वो 2 इक्वेशन लूं जहां b इज नॉट चेंजिंग। तो देखो हमारे पास मुझे इक्वेशंस मिल गई, यहाँ पे a का कॉन्सेंट्रेशन इज चेंजिंग बट b का कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट चेंजिंग। सो व्हाट आई कैन डू बेटा, आई कैन जस्ट डिवाइड सेकेंड इक्वेशन, आई कैन डिवाइड बाय 1। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 4 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻³ के 0.1 x, सॉरी 0.2 x 0.1 y डिवाइडेड बाय k 0.1 x 0.1 y। तो ये चीज तो कैंसिल हो गई, ये चीज कैंसिल हो गई, यहाँ से ये भी कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 2। तो ये क्या आ गया, 2/1 इज इक्वल टू, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2/1 x। तो यहाँ से तुम देख सकते हो कि x मेरा कितना आ रहा है, x मेरा कितना आ रहा है 1, x कितना आ रहा है 1। तो मुझे ऑर्डर पता चल गया विद रिस्पेक्ट टू a, विद रिस्पेक्ट टू a मुझे ऑर्डर पता चल गया कितना है, 1 है। अब हम लोगों को फाइंड आउट करना है y। तो y फाइंड आउट करने के लिए मैं देख सकती हूँ कि a यहाँ पर चेंज नहीं हो रही है, a की कॉन्सेंट्रेशन, तो मैं ऐसा चूज करूंगी। और b फाइंड आउट करना है, तो मुझे वो 2 इक्वेशंस लेनी है जहां b की कॉन्सेंट्रेशन इज चेंजिंग। सो दैट मीन्स दिस टाइम आई वांट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन। सो कैन आई डू सेकंड डिवाइडेड बाय थर्ड। देखो 4 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻³ के 0.2 पावर x 0.1 पावर y डिवाइडेड बाय k 0.2 पावर x 0.2 पावर y। अब यहाँ पे देखो ये चीज कैंसिल, ये चीज कैंसिल, और यहाँ पे ये बन गया 1/2y, और यहाँ से ये कैंसिल। अच्छा मैंने यहाँ पे 2 था ना, तो इसे हम 16 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं। फिर ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 4 4, तो ये क्या बन जाएगा, 4 4 16, तो ये बन जाएगा 1/4 इज इक्वल टू 1/2 पावर y। तो यहाँ से तुम देख सकते हो, इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/2 की पावर 2, राइट। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, y कितना आ जाएगा मेरा, 2 आ जाएगा। तो मैंने क्या कर दिया, ऑर्डर फाइंड आउट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू b भी। तो x के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना आया है 1, और y के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना आया है 2। तो आंसर मेरा क्या होगा, थर्ड आंसर। अब इसको करने में ऐसे ऐसे पूरे एक एक करके स्टेप लिखते हो, या तो आप मन में ही सारा ये कर लो कि अच्छा मैंने ये इससे ये डिवाइड किया तो ये आया, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, दिस डिपेंड्स ऑन आवर प्रैक्टिस। बट अगर मैं यहाँ पे देखूं, एक चीज अगर तुम यहाँ पे देखते हो कि जब मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास B का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रह रहा है, B का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कांस्टेंट है 0.1 मोलर 0.1 मोलर,
यहाँ पे ए का कॉन्सेंट्रेशन इज चेंजिंग, 0.1 से 0.2 हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन आपका कितना हो रहा है, डबल। आपने कॉन्सेंट्रेशन क्या कर दिया, डबल कर दिया है। और रेट पे देखो क्या इफेक्ट हो रहा है, जब ए का कॉन्सेंट्रेशन बेटा डबल हो रहा है तो आप देखो रेट पे क्या फर्क पड़ रहा है, आपका रेट भी क्या हो रहा है, डबल। अगर कॉन्सेंट्रेशन डबल हो रही है, रेट भी डबल हो रहा है, रेट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए भी आपकी डबल हो रही है, ठीक है जी। ऐसा है एक्सप्रेशन, रेट इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे सिंपली लिख रही हूँ ए की पावर एक्स। अब आप खुद सोचो यहाँ पर कि आपने कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया और आपका रेट भी डबल हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पे पावर वन ही होगा, पावर वन ही होगा, तभी तो आपके पास रेट भी डबल हो रहा है। तो जब आपका रेट भी डबल हो रहा है और आपका कॉन्सेंट्रेशन भी डबल हो रहा है, इसका मतलब ऑर्डर कितना होता है, वन होता है। आपका रेट पहले ए के बराबर था, अब रेट हो गया है आपका 2 इंटू ए, डबल हो चुका है। सो दैट मीन्स कि हमारे पास पावर जो एक्स होगा, जो ऑर्डर होगा, वो कितना होगा, वन होगा। तो ये चीज हम ऐसे भी सोच सकते हैं। फिर अगर आप यहाँ पे देखो, इसको अगर मैं 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 को मैं ऐसे लिख दूं 16 इंटू 10 रेज टू द पावर -3, एक ही बात है। अब तुम यहाँ से देख सकते हो कि आपके पास यहाँ पर ए का कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन बी का हो रहा है। कैसे हो रहा है, 0.1 से 0.2 हो गया, डबल हो गई, कॉन्सेंट्रेशन डबल होगी। रेट पे क्या फर्क पड़ा, कॉन्सेंट्रेशन डबल होने से रेट पे क्या फर्क पड़ा, रेट आपका हो गया बेटा 4 टाइम्स, 4 टाइम्स हो गया। तो इसका मतलब मैम कॉन्सेंट्रेशन डबल हो रही है, रेट 4 टाइम्स हो रहा है, इसका मतलब हमारा ऑर्डर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। अगर मैंने कॉन्सेंट्रेशन को, बी की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया और मेरा रेट जो है, फिर मेरा रेट जो आया वो 4 टाइम्स आ गया, 4 टाइम्स आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पर जो ऑर्डर होगा वो 2 होगा, तभी आएगा ना 4 टाइम्स। तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों के पास जब भी आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 4 टाइम्स होगी, कॉन्सेंट्रेशन आपकी 4 टाइम्स होगी, लेकिन आपकी कॉन्सेंट्रेशन डबल हो रही होगी, तो आपकी जो ऑर्डर आएगी वो क्या आएगी, 2 आएगी। अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन भी डबल हो रहा है, आपका रेट भी डबल हो रहा है, तो फिर हमारा ऑर्डर क्या आता है, 1 आता है। तो ये चीज हम लोग रिलेट कर सकते हैं, तो ये हम देख के ही बता सकते हैं, हम लोग को इतना सारा ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। Is that clear? Okay. Next, the rate of reaction quadruples when temperature changes from 27 degrees Celsius to 57 degrees Celsius. Calculate the energy of activation. तो सबसे पहले तुम ये सोचो, ये क्वेश्चन देखो, हाँ ये एक बारी देखो, ये वाला क्वेश्चन भी तुम्हारे नीट 2024 का क्वेश्चन था, इसमें मैं लिखना भूल गई, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम नीट 2024, ये क्वेश्चन भी हमारा नीट 2024 से है। एक बार जरा तुम ट्राई करो इस क्वेश्चन को करने का, फिर वीडियो को पॉज करके ट्राई करो और फिर देखो कि तुमसे क्वेश्चन बना या नहीं बना। देखो, चलो देखो, इस क्वेश्चन में रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रुपल्स बोला हुआ है ना हम लोग को, तो और हमें कहा गया है एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के लिए। ओके, तो हमें एक अगर रेट पहले R1 था, तो उसके बाद जो हमारा रेट हो गया है वो हो गया है हमें 4 टाइम्स ऑफ R1, है ना। क्वाड्रुपल्स का मतलब है 4 टाइम्स हो गया है रेट हम लोगों का। व्हेन टेम्परेचर, जब हमारे पास टेम्परेचर चेंज होता है 27 से 57 डिग्री सेल्सियस तक, हमें कैलकुलेट करनी है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, जब हमारे पास टेम्परेचर चेंज होता है तो हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी वाला एक हमें ये फॉर्मूला याद होता है, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं T1 T2, या फिर सीधे T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। बाद में भी तो ये स्टेप करना है, यहाँ पे ही कर लिया, ऐसे भी लिख सकते हैं हम ये फॉर्मूला। तो देखो, अब ये जो हमारा रेट होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट होता है
है ना, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट। तो यहाँ पे मैं log K2 अपॉन K1 की जगह ये भी लिख सकती हूँ, K2 मेरा किसके बराबर है, 4/R1 के बराबर ही तो है, तो 4/R1 डिवाइडेड बाय R1, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, log 4, ऐसे इक्वल टू लगा दिया मैंने बीच में, समझ गए तुम लोग, log 4 आ गया हमारा, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ अगर मैं, log K2 बाय K1 किसके बराबर है हमारा, 4R1 अपॉन R1 के बराबर, तो कितना आ गया ये यहाँ से log 4 ही आ गया। अब देखो यहाँ से EA निकालना है हमको, EA इज इक्वल टू 2.303, R की वैल्यू कौन सी यूज करनी है, देखो हमारा आंसर हमें दिया है किलो जूल में और R की वैल्यू 8.314 जूल दे रखी है। पहले मैं फिलहाल 8.314 ही लिख रही हूँ, हम इसको किलो जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और हमारे पास टेम्परेचर क्या है भाई, टेम्परेचर हमारा 27 डिग्री सेल्सियस 57, तो 27 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, हम इसको कैल्विन में चेंज करेंगे, 300 कैल्विन आ जाएगा, और ये 57 डिग्री सेल्सियस ये कितना आ जाएगा, 330 कैल्विन आ जाएगा, 273 ऐड कर दो, तो हमारे पास T2 कितना है, 330 माइनस 300 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 330, ये चीज आ गई इतनी। अब हमारे पास सारी वैल्यूज हैं, हम EA फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो log 4 की वैल्यू भी हम लोग को गिवन है, लेकिन हम लोगों को log 1 to 10 तक वैल्यूज याद होनी चाहिए, हम लोग के काम आती है। अगर नहीं दी हो तो उस केस में आप यूज कर सकते हो, कितनी है 0.6021, और यहाँ से EA अपॉन 2.303 इंटू 8.314, और ये कितना आ जाएगा 30, इसे मैं अभी सॉल्व नहीं कर रही हूँ, 300 इंटू 330 ही रहने दिया, ये मिटा देती हूँ, इस तरफ लिख देती हूँ, इस तरफ अपनी कैलकुलेशन करती हूँ। EA निकालना है ना, तो EA कितना आ जाएगा यहाँ से मेरे पास 0.6021 इंटू 2.303 8.314, कुछ ज़्यादा इधर लिख दिया, थोड़ा यहाँ कर देती हूँ, EA इज इक्वल टू 0.6021 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 300 इंटू 330 डिवाइडेड बाय 30, और इसको 1000 से डिवाइड कर देती हूँ क्योंकि हमें क्या चाहिए, किलो जूल में चाहिए आंसर। अब थोड़ा काटा पीटी करेंगे हम यहाँ पे, ये 0 से ये 0 उड़ा दो, ये 0 से ये 0 उड़ा दो, ये 30, ये 3 10 30। अब देखो मैं तुम्हें बताती हूँ, ये काफी लॉन्ग कैलकुलेशंस होती हैं, कुछ चीजें अगर हम जब प्रैक्टिस करते हैं ना, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हम लोग कर चुके हैं, तो कुछ चीजें हम लोग को, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हमें याद ही हो जाते हैं। जैसे अगर आप 2.303 इंटू 8.314 को करो तो ये अप्रॉक्सीमेटली 19 आता है, हम इसको क्या कर सकते हैं 19 ले लेंगे, और इस 0.6021 को क्या मैं 0.6 ले सकती हूँ, और अगर मैं इसका डेसिमल हटा दूँ, यहाँ पे 6 लिख दूँ, तो मुझे नीचे एक 10 ऐड करना पड़ेगा, ये कितना बन जाएगा 100, 6 इंटू ये क्या आ गया 19, और ये कितना आ गया तुम्हारा यहाँ से, ये तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे बच गया तुम्हारा 33, तो 19 6 जा 114 इंटू 33 अपॉन 100, क्या मेरे लिए कैलकुलेशन इजी हो गया। अब ये 114 इंटू 33 को तो हम मल्टीप्लाई करके देख ही सकते हैं। देखो आंसर अगर अप्रोक्सीमेट भी आएगा तो चलेगा, वैल्यूज इतना पास पास भी नहीं दी है हम लोगों को। तो देखो सबके डेसिमल पॉइंट्स देख लो कितना डिफरेंस है। अब 4 3 12, 4 3 12 प्लस 1 13, 3 1 3 प्लस 4 1 4, 4 3 12, ये ये 1 था, मैंने लिखा ही ऐसा था कि, चलो फिर से कर लो, 4 3 12, 3 1 3 4, 3 1 3, 4 3 12, 3 1 3 4, 3 1 3, कितना आ गया 2 6 4 5 6 7 3, ये आ गया तुम्हारा 3762 बाई 100, तो ये आ गया 37.62। देखो भाई हमने थोड़ी अप्रोक्सीमेशन यूज की है तो इतना ही आएगा हम लोग का, किसके करीब है ये तो यहाँ है डेसिमल पॉइंट, ये यहाँ है, यहाँ कोई डेसिमल पॉइंट ही नहीं है हमारा, 37.62 इज 38.04 के सबसे ज्यादा करीब है,
तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 1। तो बहुत ज़्यादा टाइम हम लोगों ने कैलकुलेशन में नहीं लिया, आप भी इस तरह से कर सकते हो, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट से याद रख सकते हो, जैसे 2.303 इंटू 8.314 को मल्टीप्लाई करें तो 19 पॉइंट समथिंग आता है, तो हम अप्रॉक्स उसको 19 यूज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। फॉर अ रिएक्शन 3A gives us 2B, the average rate of appearance of B is given by delta B upon del T. The correct relation between average rate of appearance of B with the average rate of disappearance of A is given in the option. ऐसे क्वेश्चंस में जहां पर हमें रेट ऑफ अपीयरेंस दिया होता है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस दिया होता है, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें ROR लिख लेना चाहिए। और ये ध्यान रहे, ये तुम्हारा क्या दिया है, यहाँ पर रिएक्शन दिया है। तो हम लोगों को पता है कि जो हमारा ROR का एक्सप्रेशन होता है वो कैसा होता है। ROR का एक्सप्रेशन हम लोग कैसे लिखते हैं, तो हमारे पास रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है, या हम बोल सकते हैं अगर मुझे ROR लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगी, माइनस DA बाई DT, इस तरह से, और नीचे क्या आएगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, या फिर तुम ऐसा भी लिख सकते हो, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब प्लस dB बाय dt, दैट इज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, और ये क्या है, डिवाइडेड बाय 2। तो रेट ऑफ, जब भी हम ROR लिखते हैं तो हमारा ROR चाहे मैं इससे निकालू सेम आना चाहिए, इसीलिए हम क्या करते हैं, ROR को स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करते हैं। चलिए, तो अब यहाँ पर मेरे पास मुझे गिवन क्या है क्वेश्चन में, एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी इज गिवन बाय, अच्छा यहाँ पे बोला है कि डेल्टा यूज कर लो, कोई बात नहीं, हमने dt लिख दिया, कोई बात नहीं, आप इसको डेल्टा भी कर सकते हो। ठीक है, हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना था, 3। यहाँ पे भी सिमिलरली डेल्टा बी, ऐसे कर दो। अब यहाँ पे ये दे रखा है हमको, बी का जो हमारे पास एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस है वो डेल्टा बी बाई डेल्टा टी है। ठीक है, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, ठीक है, अपीयरेंस ऑफ बी विद एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, इनके बीच में भाई क्या रिलेशन है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, आप निकाल लो, इनके दोनों के बीच में क्या रिलेशन आएगा, यहाँ से हम निकाल ही सकते हैं ना। तो आप देखो, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी हमारा क्या हो जाएगा, इस 2 को मैं इधर ले गई तो ये क्या बन गया, 2/3 डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, यही रिलेशन आ जाएगा, माइनस साइन भी है, तो देखो कहाँ है, -2/3 सी ऑप्शन है। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, हमने इनके जस्ट ROR का एक्सप्रेशन लिखा, क्योंकि ROR तो हर, इससे भी ROR इक्वल आएगा, इससे भी ROR इक्वल आएगा, लेकिन अगर कुछ बच्चे ऐसा लिख देते हैं, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, तो भाई ये गलत हो जाएगा, इसको तुम इक्वेट नहीं कर सकते हो। ये तुम्हारा क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, ये क्या है तुम्हारा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, ये तुम्हारी वैल्यूज डिफरेंट आएंगी। लेकिन जब तुम रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हो तो इससे भी सेम आएगा, इससे भी आएगा, तो हम उसे क्या करते हैं, स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करते हैं। अब इन दोनों को तुम इक्वेट कर सकते हो, इन दोनों को इक्वेट किया तुमने, और देखो ध्यान रहे कि जब तुम रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिख रहे हो तो माइनस आए, आगे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस ही होता है, तो फिर जब आप इसका और इसका रिलेशन बता रहे हो, 2 को आपने यहाँ पे भेजा, तो आपका क्या आ गया, आंसर। चलो ये मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, ये वापस नहीं आ रहा। एनीवे, द करेक्ट ऑप्शन फॉर द रेट लॉ दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द ओवरऑल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, अच्छा ओवरऑल रिएक्शन क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर ओवरऑल ऑर्डर क्या होता है, देखो अगर मैं 0 बोलती हूँ तो ये ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू ए, अगर मैं 2 बोलूँ तो दिस इज द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, लेकिन ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा, इन दोनों को ऐड करके आएगा। तो हमें बताना है कौन सा इनमें से ऐसा करेक्ट ऑप्शन है जो हम लोग को फर्स्ट ऑर्डर डिपिक्ट कर रहा है, मतलब इन दोनों का सम 1 आना चाहिए, तो 2 + 0 2, ये भी नहीं आएगा, 1 + 1 2, ये भी नहीं आएगा, 2 + 1/2 हमारे पास ये भी 1 नहीं आएगा, इसको करके देखो 1 आएगा, 3/2 प्लस, ये तुम्हारा माइनस में आना, आगे तो सीधे लिख देती हूँ,
3/2 माइनस 1/2, देख लो तुम्हारा कितना आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब डी ऑप्शन ही हमारा जो है वो बता रहा है कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन का जो ओवरऑल ऑर्डर है वो कितना है, 1 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर अ सर्टेन रिएक्शन द रेट इज इक्वल टू के, ए का ऑर्डर 2, बी, व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज ट्रिपल्ड, आपने इनिशियल कंसंट्रेशन क्या कर दी, ए की ट्रिपल कर दी। ठीक है जी, बी के बारे में देखते हैं क्या बोला है इसने, इज ट्रिपल्ड कीपिंग कंसंट्रेशन ऑफ बी कांस्टेंट, बी को नहीं छेड़ा, द रेट वुड बी, रेट कितना हो जाएगा भाई यहाँ से, रेट इज इक्वल टू के 3 इंटू 3 9 9 की पावर 2, और बी तो हमने चेंज ही नहीं किया है। तो आप ये देख लो, ये जो एक्सप्रेशन है तुम्हारा, ये एक्सप्रेशन तुम्हारा के, इसको मैं ऐसे लिख लूं के, ए की पावर 2 बी की पावर, ये तुम्हारा किसके बराबर आ गया, ये तुम्हारे रेट के बराबर ही आ गया। तो रेट तुम बोल सकते हो 9 टाइम्स हो गया, 9 टाइम्स इंक्रीज हो गया, तो इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 9। तो बी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। अब है तुम्हारे पास गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज assertion एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन। ये क्वेश्चन है तुम्हारा 2023 का क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। assertion में लिखा है अ रिएक्शन कैन हैव अ जीरो एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो क्या ये बात ट्रू है कि रिएक्शन की जीरो एक्टिवेशन एनर्जी हो सकती है? नो, दिस इज नॉट ट्रू। तो assertion हमारी क्या आएगी, फॉल्स आएगी। रीजन क्या दिया है, द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय reactant molecule, the minimum extra amount of energy absorbed by the reactant molecules so that their energy becomes equal to threshold value is called activation energy. In the light of above statement, choose the correct answer. तो देखो, सेकंड बात जो उन्होंने बोली है, एक तरह से एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन दिया, दैट इज वेरी वेरी ट्रू। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास कुछ इस तरह से जब ग्राफ होता है, इस तरह से ग्राफ होता है, और हमारे पास ये मान लो रिएक्टेंट्स हैं, और ये तुम्हारे पास ऐसे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि उसको इतने बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, इस इतनी इसकी एनर्जी है, इसको इस बैरियर से क्रॉस करना पड़ेगा। अब ये अगर मैं नीचे से लेके ऊपर तक ये बैरियर देखूं, ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। लेकिन रिएक्टेंट के पास ऑलरेडी इतनी एनर्जी तो है, इसे हम क्या बोलते हैं, HR, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इतनी तो ऑलरेडी उसके पास है ना, उसको एक्स्ट्रा इतनी चाहिए, तो जितनी एक्स्ट्रा उसको चाहिए वो होती है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी। इतनी एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगी तब इस बैरियर को क्रॉस करके वो प्रोडक्ट में चेंज होगी। तो वही बात यहाँ पे बोली है कि मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स सो दैट द एनर्जी बिकम्स इक्वल टू, इतनी एनर्जी एब्सॉर्ब करने के बाद इनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड के बराबर बन जाएगी, इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। और इसी को हम क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो हमारा सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, देख लो इस क्वेश्चन को भी। नेक्स्ट, फॉर अ केमिकल रिएक्शन 4A plus 3B gives us 6C plus 9D. Okay, rate of formation of C is 6 into 10 raised to the power minus 2 mole liter inverse, second inverse, and the rate of disappearance of A is 4 into 10 raised to the power minus 2 mole liter inverse, second inverse. The rate of reaction and amount of B consumed in the interval of 10 seconds respectively will be. तो देखो, हम लोगों से क्या क्या पूछा है, हमसे ROR पूछा है एंड हमसे अमाउंट ऑफ बी कंज्यूम्ड इन द इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड्स पूछा है। तो ROR तुम निकाल लो, तुमको रेट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी दे रखा है एंड रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए दे रखा है। किसी से भी निकाल सकते हैं हम, रेट किसी से भी निकाल दो, चाहे तुम फॉर्मेशन से निकालो चाहे डिसअपियरेंस से। चलो मैं रेट ऑफ फॉर्मेशन से निकाल देती हूँ। तो ROR तुम्हें पता है क्या हो जाता है, ROR इज योर प्लस DC by DT
डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो तुमको क्या दे रखा है, dc/dt, या फिर मैं ऐसा लिखूं, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C कितना दे रखा है, 6 × 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय 6। तो ये कितना आ जाएगा भाई तुम्हारा 10⁻⁻²। हमारा रेट आ जाएगा मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। तो ये हमारा क्या आ गया, रेट आ गया है भाई। ऐसा कोई ऑप्शन, हाँ ये दो ऑप्शंस हमारे हैं, 1 × 10⁻⁻²। अब हमको क्या करना है, सेकेंड फाइंड आउट करना है, अमाउंट ऑफ बी कंज्यूम्ड इन इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड्स। तो मुझे बेसिकली पहले क्या निकालना है कि हमारा बी जो है वो कितना कंज्यूम हुआ। ठीक है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं ऐसा लिख सकती हूँ -dv/dt डिवाइडेड बाय इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, और इसे मैं इक्वेट कर सकती हूँ किससे, इससे, dc/dt डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 6। आप देखो रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस को डायरेक्टली नहीं रिलेट कर सकते, आर ओ आर को रिलेट कर सकते हो ना। आर ओ आर आप चाहे इससे लिखो सेम ही आता है आर ओ आर, तो इसे हम इक्वेट कर सकते हैं। यहाँ से तुम्हारा -dv/dt कितना आ जाएगा, 3/6 dc/dt कितना आ जाएगा, ये dc/dt कितना है, dc/dt की वैल्यू रखो यहाँ पे, कितना था अभी लिखा था 6 × 10⁻⁻², 2 × 3, तो ये कितना आ गया 3 × 10⁻⁻²। लेकिन ये है तुम्हारा, ये अभी आया है कि एक सेकंड में ये इतना खत्म हो रहा है, 3 × 10⁻⁻² खत्म हो रहा है। लेकिन हमसे क्या पूछा है, 10 सेकेंड्स में कितना होगा। तो अगर एक सेकंड में इतना हो रहा है तो बेटा 10 सेकंड में कितना हो जाएगा, 3 × 10⁻² × 10, दैट इज 30 × 10⁻² मोल, लीटर इनवर्स। तो 30 ऑप्शन कहाँ है, सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2022 का क्वेश्चन है, द गिवन ग्राफ आई थिंक दिस विल बी विजिबल टू यू पीपल, नहीं होगा तो मैं बोल के बता दूंगी। ठीक है, नीचे वाला ऑप्शन, क्योंकि ये थोड़ा नीचे शिफ्ट हो गया, इसको ऊपर होना चाहिए था, बट एनीवे, the given graph is a representation of kinetics of a reaction, the y and x axis for zero and first order reaction respectively। हमें y axis और x axis बतानी है for zero order reaction। तो हम कैसे बनाएंगे, देखो अब ऐसा ग्राफ हमारा कहाँ देखा है हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। सबसे पहले बात करें हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर मैं रेट का एक्सप्रेशन लिखूं, रेट क्या होता है, R इज इक्वल टू के, ए की कॉन्सेंट्रेशन और ऑर्डर कितना होता है 0। तो इसका मतलब ये जो रेट है ये हमारा कॉन्सेंट्रेशन पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं मैम, हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जीरो ऑर्डर का जो ग्राफ है ये रेट और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में हो सकता है, रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ हो सकता है। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास, जीरो ऑर्डर, y इन्होंने बोला है कि y को हम रेट रख देते हैं, x को कॉन्सेंट्रेशन रख देते हैं, हाँ तो चलेगा, रेट और कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ हमारा चलेगा। y को बोला रेट और x को बोला कॉन्सेंट्रेशन, तो मतलब सी ऑप्शन में मुझे ये चीज दिखाई दी, तो दैट मीन्स सी ऑप्शन कैन बी पॉसिबल, बट अभी सेकेंड चेक करना पड़ेगा। बाकी फर्स्ट के लिए बोला, फर्स्ट के लिए कैसे आएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ऐसा ग्राफ कब आता है। तो देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर मैं फॉर्मूला लिखूं टी हाफ का, तो टी हाफ का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 0.693 डिवाइडेड बाय के। क्या यहाँ पर कोई कॉन्सेंट्रेशन आ रही है, नहीं आ रही है। तो इसका मतलब जो हाफ लाइफ होता है फर्स्ट ऑर्डर पे वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता है। तो अगर मैं टी हाफ और कॉन्सेंट्रेशन के बीच का ग्राफ बनाऊं तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा। तो मैं यहाँ पे देख सकती हूँ फर्स्ट ऑर्डर में इन्होंने बोला वाई एक्सेस को अगर हम टी हाफ रखें और एक्स एक्सेस को अगर हम कॉन्सेंट्रेशन रखें तो हमें ऐसा ग्राफ अचीव होगा। इसका मतलब हमारा सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है,
ये क्वेश्चन भी हो गया हम लोग का, इजी है, सिंपल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं हमसे काइनेटिक्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन A gives us product, initial concentration of A is 0.1 molar, which becomes 0.001 molar after 5 minutes. Rate constant for the reaction in minute inverse is, हमें निकालना है यहाँ पे रेट कांस्टेंट। तो फर्स्ट ऑर्डर हमें दे रखा है, रिएक्शन हमारी कैसी है, फर्स्ट ऑर्डर। तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम बोल सकते हैं कि हमारा जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, के का 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए टी। ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन होता है। अब हम लोगों को यहाँ पर एक ए नॉट कितना, ए नॉट का मतलब बच्चों क्या होता है, ए नॉट का मतलब होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और ए टी का मतलब होता है रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन। तो इन्होंने बोला कि हमारी जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी है, कितनी है हमारी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.1। फिर ये कह रहे हैं विच बिकम्स 0.01 मोलर, तो ये कितनी रिमेनिंग है 0.01 और आफ्टर 5 मिनट्स। ठीक है, ये ए नॉट ए टी क्या होता है, इनका मतलब हमें क्लियर होना चाहिए। अब ये जो हमारा ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ है जो फर्स्ट ऑर्डर, ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। फॉर्मूला हमारा बहुत सारी जगह यूज होता है, जब भी हम कहीं फंस जाए इससे हमें हमेशा आंसर मिल जाता है। तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब यहाँ से अगर मैं इसे सॉल्व करूँ, मुझे रेट कांस्टेंट की ही वैल्यू पूछी है, तो दिस इज 2.303/5। यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, लॉग 100। ठीक है जी, लॉग 100 क्या लिख सकती हूँ, 10 की पावर 2, 2 आगे आ जाएगा, लॉग 10 कितना होता है 1, तो ये आ जाएगा 2.3035 इंटू 2। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 4.606 डिवाइडेड बाय 5। अच्छा, मैं थोड़ी देर के लिए पॉइंट हटा दूं, थोड़ी देर के लिए पॉइंट हटा दूं, 4606 इधर लिख दूं, 10⁻³ लिख दिया। चलो, तो अब मैं इसको क्या कर देती हूँ, डिवाइड 5 से, 5 9 ज़ा 45, 1 बच गया, 5 2 ज़ा 10, फिर 5 1 ज़ा 5, 1 बच जाएगा, 0.5 2 ज़ा 10, ये आएगा। इसका भी डेसिमल हटा के 10⁻⁴ हो गया, ये क्या बन जाएगा फिर ऊपर 0.9212। देखो, है कुछ ऐसा आंसर के का। के का आंसर क्या है हमारे पास, रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इन मिनट इनवर्स। देखो, ये मिनट इनवर्स यही होता है ना रेट कांस्टेंट के, टाइम इनवर्स फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट के यूनिट्स। तो ये हमारा बी जो है, हमारा यहाँ से बी आंसर आ गया। So next question, the slope of Arrhenius plot ln(k) versus 1 by t for the first order reaction is minus 5 into 10⁻³ Kelvin. The value of EA of the reaction is, choose the correct option. हमसे EA पूछा गया है, राइट हमको पता है, अभी अभी हमने देखा था, जो हमने ग्राफ भी बनाया था ln(k) वर्सेस t के बीच में स्लोप कुछ इस तरह से आई थी। स्लोप की वैल्यू भी क्या आई थी हमारे पास, क्या फॉर्मूला था, ln(k) इज इक्वल टू EA, ln(k) इज इक्वल टू माइनस, सॉरी, ln(k) इज इक्वल टू ln(a) माइनस EA अपॉन RT। ठीक है जी, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया था, ये y, ये x एक्सिस 1/t, x एक्सिस तुम्हारी स्लोप क्या आ गई थी, EA/r। ठीक है, तो हमारी स्लोप m इज इक्वल टू माइनस EA/r आ गई थी, राइट। अब हमें यहाँ पे स्लोप ही दे रखी है रिएक्शन की -5 इंटू 10⁻³। तो हम लोगों को इसका मतलब माइनस EA/r की वैल्यू कितनी दे रखी है, -5 इंटू 10⁻³। माइनस से माइनस कर गया कैंसिल, तो हमारे पास बच गया EA इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ इंटू R। R मुझे कितना लेना है, देखो हमें किलो जूल में दिया है और R की वैल्यू जूल्स में क्या होती है, 5 इंटू 10⁻³ इंटू 8.314 किलो जूल के लिए 1000,
10 रेज टू द पावर 3 से डिवाइड कर दो, 10 रेज टू द पावर 3 से 10 रेज टू द पावर 3 कैंसिल, 8.3 तक कर लो मल्टीप्लाई 5 को, तो कितना आ जाएगा, 5 3 15, 5 40, 41, 41.5, 41.5 किलो जूल मोल इनवर्स। क्या यहाँ पे हमारे पास ऐसा आंसर है? यस, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह से हम लोग ऐसे सवाल करेंगे, और कैलकुलेशन भी कोई बहुत टफ कैलकुलेशन नहीं है, इजी ही कैलकुलेशंस हम लोग को नीट एग्जाम में आती है, आप इसे नोट कर सकते हो। Increase in the concentration of the reactants of a reaction leads to change in, अगर हम कॉन्सेंट्रेशन चेंज करते हैं रिएक्टेंट्स की, तो किस चीज में चेंज आता है? हीट ऑफ रिएक्शन। तो कॉन्सेंट्रेशन बदलने से हीट ऑफ रिएक्शन तो नहीं बदलती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जितनी हीट ऑफ रिएक्शन रहती है पहले से ही हमारे पास रिएक्शन की उतनी ही रहती है, कोई चेंज नहीं आता है कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से। थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है, वो जो ग्राफ बनाया था आपको बताया था इतना बैरियर रिक्वायर्ड होता है अगर आपको प्रोडक्ट में जाना है, तो क्या थ्रेशोल्ड एनर्जी पे कोई फर्क पड़ने वाला है अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन बदल दूं रिएक्टेंट की? नहीं, हर एक कितना भी, मान लो मेरे पास N2 एज अ रिएक्टेंट है, मैंने उसमें और N2 मिला दिया, लेकिन जितना उसको रिक्वायरमेंट है एनर्जी का प्रोडक्ट बनाने के लिए उतना तो वो लेगा ही लेगा। बस हाँ ये है कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स बढ़ गए, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू चेंज हो गई, ज्यादा नंबर ऑफ N2 को उतनी थ्रेशोल्ड चाहिए होगी। अब नाउ कोलिजन फ्रीक्वेंसी, हाँ जी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज होगी अगर हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स बढ़ा देंगे। जितने ज्यादा रिएक्टेंट्स होंगे तो उतने ज्यादा कोलिजन होंगे ना भाई। अगर आप सोचो कि आपने, आपके पास एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ले लिया मैंने, ठीक है, मान लो मेरे पास ये 1 मीटर क्यूब है बॉक्स, इसके अंदर पहले थे 10 मॉलिक्यूल, अब मैंने डाल दिए हैं 20, तो 10 में कोलिजन होने की जो प्रोबेबिलिटी थी, जो 10 में कोलिजन हो रहे थे ऑब्वियसली वो कम हो रहे थे, 20 कर दिए और ज्यादा हो जाएंगे क्योंकि और भीड़ हो जाएगी। तुम पहले रूम में 2 लोग हो, एक रूम में तुम 2 लोग हो, तुम एक दूसरे से थोड़ी टकराओगे, उसी रूम में मैं 10-15 और लोगों को भेज देती हूँ, कितने सारे कोलिजन होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो यस, हमारी जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज करती है, एक्टिवेशन एनर्जी पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, उतनी ही रहती है चाहे मैं कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाऊं। सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं जिनसे हमारी एक्टिवेशन एनर्जी अफेक्ट होती है, इवन टेम्परेचर भी एक्टिवेशन एनर्जी को अफेक्ट नहीं करता है। तो ये चीज हमें ध्यान रहनी चाहिए कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी है जिससे कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से जो है फर्क पड़ता है। चलिए नेक्स्ट, the rate constant for the first order reaction is 4.606 into 10 raised to the power minus 3 second inverse. The time required to reduce 2 gram of the reactant to 0.2 gram is, देखिए फर्स्ट ऑर्डर का ये रिएक्शन है और हम लोगों को इसके लिए क्या फाइंड आउट करना है, टाइम। तो अपना IRL वाला एक्सप्रेशन लिखेंगे, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है हमारे पास, K इज इक्वल टू 2.3, या मैं ऐसे लिख देती हूँ, KT इज इक्वल टू 2.303 लॉग A0 अपॉन 80। अब हमें टाइम निकालना है, T निकालना है, तो इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2.303 अपॉन K लॉग A0 अपॉन 80। ये चीज याद रहनी चाहिए हमें, कई बार हमसे K निकलवाता है, कई बार हमसे T निकलवाता है। अब K हमको इस रिएक्शन में गिवन है, दैट इज 2.303 डिवाइडेड बाय 4.606 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 3 लॉग A0। पहले कितना था भाई, 2 ग्राम था, तो ये 2 और यहाँ पे फिर कितना हो गया 0.2। चलिए, तो अब हमारे पास यहाँ से देखो लॉग कितना आ जाएगा, लॉग 10 आ जाएगा। ये लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो हमारे पास सिर्फ यही चीज बचेगी सॉल्व करने के लिए, यही चीज हमारे पास बचेगी सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ से ध्यान से देखो, ये इसका डबल है, तो ये 2.303 2 जा 4.606 है ना, तो ये 1/2 कितना होता है 0.5। 0 पॉइंट से ऊपर लेके जाऊंगी, क्या बन जाएगा 10 रेज टू द पावर 3, 5/10, एक 10 से 10 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा ये 500 आ जाएगा ये।
और किस में आएगा, सेकंड में, क्योंकि जो हमारा रेट है वो सेकंड इनवर्स में था, रेट कांस्टेंट। हाँ जी, तो सॉरी सेकंड, 500 seconds. तो 500 second is correct option B. B is our correct option. ट्राई करो इस क्वेश्चन को। हाफ लाइफ फॉर अ जीरो ऑर्डर reaction having 0.02 molar initial concentration of reactant is 100 seconds. The rate constant in mole liter inverse second inverse for the reaction is. तो भाई हम लोग को हाफ लाइफ दिया है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, क्या फॉर्मूला होता है, टी हाफ इज इक्वल टू इनिशियल जो ए नॉट कॉन्सेंट्रेशन है, इनिशियल आप ए भी लिख सकते हो, इसको ए नॉट भी लिख सकते हो, कुछ भी लिखो, ए नॉट अपॉन 2k, ये फॉर्मूला होता है ना। दिस इज द फॉर्मूला फॉर आर हाफ लाइफ निकालने का, टी हाफ निकालने का फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर यहाँ पे मेंशन किया गया है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो हम लोगों को हाफ लाइफ कितना दे रखा है भाई, 100, और इनिशियल 0.02, और हमसे पूछा है रेट कांस्टेंट। तो एक काम करो कि इधर गया ए नॉट अपॉन 2 टी हाफ, ए नॉट कितना है 0.02 और टी हाफ है हमारा 100, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से 10 रेज टू द पावर -4, 10 रेज टू द पावर -4, यस, ये रहा हमारा ऑप्शन डी ऑप्शन। कितना आ गया के हमारा 10 रेज टू द पावर -4। क्या यूनिट्स होते हैं के फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, जो हमारे रेट के यूनिट होता है वही हमारे यहाँ पे के यूनिट भी होते हैं फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है इन मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the rate constant for a first order reaction is k, the time t required for the completion of 99% of the reaction is given by. ओके, सो हम लोग को बताना है टाइम जो 99% रिएक्शन को कंप्लीट होने में लगता है, एंड दिस इज योर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और रेट कांस्टेंट हमें दे रखा है के। तो हम अपना इंटीग्रल रेट लॉ लगा देते हैं। क्या है भाई हमारे पास इंटीग्रल रेट लॉ, के टी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 2.303 लॉग ए नॉट अपॉन ए टी। अच्छा, हमसे पूछा क्या गया है इस बार, t, तो t इज इक्वल टू 2.303, और k हम लोगों को कोई एज सच वैल्यू नहीं दिया है, k ही दिया हुआ है, लॉग, और a नॉट कितना दे रखा है भाई, a नॉट देखो कैसे, यहाँ पे बोला है टाइम निकालना है जिसमें हमारा 99% रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है। तो मैं अज्यूम कर रही हूँ परसेंटेज दिया कि शुरू में मेरे पास 100% था, 100% था, तो शुरू ए नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 मान ली, उसके बाद 99% जो था वो तो कंज्यूम हो गया, बचा क्या 80 होता है रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, तो 100 माइनस 99 1 बच गया 1, कुछ बच्चे यहाँ पे 99 लिख देते हैं, वो चीज गलत हो जाएगी आपकी। तो यहाँ पे लॉग 100, इसको 10 की पावर 2 लिख दो, 2 आगे आ जाएगा, लॉग 10 1 हो जाएगा, तो टी कितना आ जाएगा 2.303 इंटू 2 अपॉन के, आंसर इसको मल्टीप्लाई कर दो 4.606 अपॉन के, तो इसी टर्म में हमें आंसर भी दे रखा है 4.606 अपॉन के इज योर फाइनल आंसर। कितने बच्चों ने सही किया ये क्वेश्चन, मुझे कमेंट्स में प्लीज बताना। और द केमिकल रिएक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फॉर द केमिकल रिएक्शन N2 plus 3H2 2NH3 द करेक्ट ऑप्शन इज। बेसिकली हमने H2 और NH3 के बीच में रिलेशन बताया, तो हम इनको इक्वेट कैसे कर सकते हैं, ROR का एक्सप्रेशन लिख के ही कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, रिएक्टेंट के टर्म्स में जब रेट लिखते हैं तो माइनस लगाते हैं, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 divided by its stoichiometric coefficient will be equal to rate of appearance of ammonia divided by 2। ठीक है, यहाँ पे प्लस प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, रेट ऑफ
डिसोसिएशन ऑफ H2 को हम कैसे लिखते हैं, डी H2 का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय dt, और ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, और इसे कैसे लिखेंगे, डी NH3 का कॉन्सेंट्रेशन बाय dt और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो हमारे पास कुछ इस तरह का रिलेशन आ रहा है। देखो यहाँ पे कोफिशिएंट या तो इसको इधर ले गए होंगे, इसको इधर, कुछ ऐसा होगा। तो पहला ऑप्शन है, यहाँ माइनस यहाँ माइनस हो ही नहीं सकता भाई, प्रोडक्ट में माइनस साइन थोड़ी लगता है जब रेट का एक्सप्रेशन लिखते हैं। और सेकंड ऑप्शन में देखो तो ये 2 ऊपर है, बल्कि स्टोइकोमेट्रिक रेशियो से, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से तो डिवाइड करना होता है। सी में देखो माइनस डी एन टू बाई डी टी, लेकिन यहाँ से 3 गायब है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट गायब है, तो ये भी नहीं हो सकता, राइट। तो हमारे पास ऑप्शन बचा, यहाँ पे लिखा हुआ है 3DH2DT, और यहाँ पर हमारे पास है 2NH3DT। ओके जी, तो यहाँ पर हम लोगों को ऑप्शन कुछ गड़बड़ है, 1/3। अच्छा, मैंने H2N2 का नहीं लिखा, सॉरी सॉरी, मैंने H2 ही लिखा है, यहाँ पे N2 भी तो है ना, एक बार N2 के साथ भी रिलेट कर देती हूँ, माइनस डी N2H2, थोड़ा मेरे को सेम सेम लग गया ये, डी N2 अपॉन डी टी, है ना, माइनस डी N2 अपॉन डी टी, इसके तो कोई स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ही नहीं है, N2 को इन्होंने अमोनिया के साथ रिलेट कर रखा है, विल बी इक्वल टू डी NH3 अपॉन डी टी, और यहाँ पे क्या है 2। तो ऐसा ऑप्शन है, ऐसा ऑप्शन तो है भाई, माइनस डी N2 dt इज इक्वल टू 1/2 डी NH3 dt, ये ऑप्शन सही होगा फिर। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन तो हम सभी के लिए लिख सकते हैं ना, इसके लिए हम ROR कैसे लिखते हैं, रेट ऑफ disappearance of N2 divided by stoichiometric coefficient, rate of disappearance of H2 divided by stoichiometric coefficient, reactant के टर्म्स में लिखेंगे, माइनस लगाएंगे, is equal to rate of appearance of NH3 divided by stoichiometric coefficient, और क्या होगा, पॉजिटिव साइन प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में। चलिए, अब when initial concentration of reactant is doubled, the half life period of a zero order reaction, हाफ लाइफ पीरियड पे क्या होगा, डबल होगा, हाफ होगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हम लोग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को रिएक्टेंट की डबल कर देते हैं। तो टी हाफ का रिलेशन क्या है, टी हाफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू ए नॉट डिवाइडेड बाय 2k। तो मैं यहाँ से बोल सकती हूँ कि टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब अगर आप कॉन्सेंट्रेशन डबल कर रहे हो तो आपका जो टी हाफ है, जो आपका हाफ लाइफ पीरियड है, वो भी डबल होगा, सो इट विल ऑल्सो बी डबल। लेकिन यही बेटा अगर बात फर्स्ट ऑर्डर की होती तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ का हमारा फॉर्मूला क्या है, 0.693 अपॉन के। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि यहाँ पे कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर होता तो हम बोलते रिमेन अनचेंज, है ना। फिर हमारे पास ये ऑप्शन नहीं आता क्योंकि अफेक्ट ही नहीं करता है, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता है टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2017 का क्वेश्चन है ये, मैकेनिज्म ऑफ अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन x2 plus y2 is 2xy given below, एक मैकेनिज्म दिया है और ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बताना है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में हम ऑर्डर किस तरह से बताते हैं, किस तरह से हम यहाँ पर ऑर्डर बताते हैं, तो सीख लो अगर किसी को इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता, कि जब हमसे ऑर्डर ऐसा पूछा हो जहाँ पे हमारे पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो, सिंपल रिएक्शंस एक स्टेप में हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हमारे मल्टीपल स्टेप्स में होता है। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में अगर हमें ऑर्डर लिखना हो तो हम कैसे लिखते हैं, जो हमारा स्लोएस्ट स्टेप होता है उसमें से हम ऑर्डर लिखते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास स्लोएस्ट स्टेप, अच्छा इस क्वेश्चन में एक चीज है कि यहाँ पर रिवर्सिबल एरो नहीं होगा, इधर हमारा रिवर्सिबिलिटी का एरो होगा, यहाँ पे होगा रिवर्सिबिलिटी का एरो, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे इस क्वेश्चन में हल्का सा मिस्टेक था, बट हमें भारी पड़ेगा तो इसको सही कर लो, चलो ठीक है। अब यहाँ पर हमारा स्लोएस्ट स्टेप ये है, तो मैं रेट लिखती हूँ स्लोएस्ट स्टेप के लिए, स्लोएस्ट स्टेप ही हमें ऑर्डर, अगर मुझे इसका ऑर्डर लिखना हो तो मैं स्लोएस्ट स्टेप से लिखूंगी। तो रेट क्या हो जाएगा मेरा, के एक्स का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 1, और यहाँ पे y2
उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी क्या है 1। ऐसे तो रेट हमारा स्लोएस्ट स्टेप से आ जाना चाहिए था 2, है ना, लेकिन ऑप्शन में भी दिखेगा तुमको। लेकिन ध्यान से देखो, ये जो स्पीशीज हमारी x है, क्या ये जो मेरा मेन रिएक्शन है, मेन रिएक्शन मेरा क्या है, x2 + y2 गिव्स मी 2xy। क्या मेरा कहीं पे भी इस रिएक्शन में x आ रहा है, x2 है, y2 है, xy है, क्या कहीं पे भी x है, नहीं है। इसका मतलब ये हमारी इंटरमीडिएट है। तो हमें जब भी हम रेट का एक्सप्रेशन लिखते हैं, रेट का एक्सप्रेशन लिखते हैं, उसमें अगर हमारे पास कोई भी ऐसा कंपोनेंट आए जो हमारे मेन रिएक्शन में ना हो, तो हम उस पर्टिकुलर को चेंज करेंगे कुछ ऐसे कंपोनेंट्स में जो हमारे मेन रिएक्शन में हो, क्योंकि रेट जो भी हम स्लोएस्ट स्टेप से रेट लिखेंगे उसमें कोई भी चीज हम ऐसी नहीं लेते हैं जो मेन रिएक्शन का पार्ट ना हो। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस x को हम कैसे बदल सकते हैं, तो जो हमारा रिवर्सिबल वाला स्टेप होगा, यहाँ पे रिवर्सिबल वाला स्टेप क्या है, x2 हमारा x + x में टूट रहा है। इसके लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं, कैसे लिख दो इसके लिए, x की कॉन्सेंट्रेशन और ये 2 बार x की कॉन्सेंट्रेशन, तो चाहे मैं इसको x की पावर 2 लिख दूं, है ना, इसे मैं क्या लिख दूं, x की पावर 2 डिवाइडेड बाय x2, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन। अब यहां से मेरा x की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ जाएगी, Kc इंटू x2 की कॉन्सेंट्रेशन। अब यहाँ पे मुझे चाहिए तो x की कॉन्सेंट्रेशन, तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, Kc 1/2, इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, x2 की कॉन्सेंट्रेशन 1/2, और x2 तो हमारे फाइनल मेन रिएक्शन में है, तो इसका रेट अब मैं क्या लिख दूंगी, x की वैल्यू यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, Kc हाफ x हमारा क्या हो गया यहाँ से हाफ इंटू y2 की कॉन्सेंट्रेशन। अब ये दोनों कांस्टेंट मिलके एक नया कांस्टेंट बना देंगे k डैश, और यहाँ पर x की कॉन्सेंट्रेशन हाफ, y की कॉन्सेंट्रेशन हमारी कितनी है, y की कॉन्सेंट्रेशन y2 है, ये y2 की कॉन्सेंट्रेशन 1। तो यहाँ से हमारा रेट कितना आ जाएगा 1, हाफ क्या होता है 0.5, 1 + 0.5 हमारा 1.5। तो ओवरऑल हमारा ऑर्डर क्या आ जाएगा, ओवरऑल ऑर्डर आ जाएगा 1/2 + 1, ये हमारा फाइनली कितना आ जाएगा तुम्हारा 3/2, 3/2, इसे तुम क्या लिख सकते हो 1.5, 1.5। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, 1.5 होगा, नोट कर लो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एडिशन ऑफ कैटलिस्ट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन ऑल्टर्स विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज, इनमें से कौन सी क्वांटिटी को कैटलिस्ट अफेक्ट करता है, तो कौन कौन सी क्वांटिटी होंगी जिनको कैटलिस्ट अफेक्ट करेगा, जरा सोचो पहले, अपने आप दिमाग लगाओ। आई थिंक सब बच्चों को इसका आंसर पता होगा, क्या आंसर होगा, देखो मैंने तुम्हें पहले भी बोला है कि जो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी होती है, जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। दो फैक्टर्स कौन कौन से, एक तो हमारे पास नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करती है, और दूसरा वो कैटलिस्ट पे डिपेंड करती है। एक नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे, ये बात याद रखना, एक्टिवेशन एनर्जी, क्योंकि फिर तुम कंफ्यूज होते हो, सिर्फ दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक तुम्हारा नेचर ऑफ रिएक्टेंट, दूसरा तुम्हारा कैटलिस्ट, और किसी भी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती है, इवन टेम्परेचर पे भी डिपेंड नहीं करती है, इस चीज को ध्यान में रख लेना। अब यहाँ से अगर मैं तुम्हें बताऊं किस तरह से कैटलिस्ट जो है हमारा एक्टिवेशन एनर्जी को, देखो एक तो सिर्फ, और आंसर तो इसका यही है, एक्टिवेशन एनर्जी को अफेक्ट करेगा कैटलिस्ट, बाकी एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, किसी भी स्टेट फंक्शन को वो चेंज नहीं करता है, कैटलिस्ट नहीं चेंज कर सकता है, एंथैल्पी नहीं चेंज कर सकता है, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी कुछ चेंज नहीं कर सकता है। तो देखो जरा, ऐसा कुछ ग्राफ होता है, ऐसा कुछ हम लोग ग्राफ बनाते हैं, पोटेंशियल, एक पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन प्रोग्रेस के बीच में कुछ ऐसा ग्राफ होता है हमारे पास,
ठीक है जी। अब यहाँ पर हम लोग क्या बनाते हैं, ये हो गया मान लो तुम्हारा रिएक्टेंट, इसको करना है खुद को प्रोडक्ट में कन्वर्ट। तो एक एनर्जी का बैरियर होता है जिसे हम कहते हैं, ये पूरी एनर्जी यहाँ से लेकर यहाँ तक की एनर्जी को तो हम क्या बोलते हैं, थ्रेशहोल्ड एनर्जी। इतनी एनर्जी किसी रिएक्टेंट के पास होनी चाहिए जिससे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन कुछ एनर्जी उसके पास ऑलरेडी होती है ना, कुछ एनर्जी उसके पास ऑलरेडी ही होती है। तो इस एनर्जी को छोड़ के, ये उसके खुद की एनर्जी है, दिस एच आर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ये उसके खुद रिएक्टेंट के पास जो एनर्जी है पहले से वो है। इसके अलावा जो से एनर्जी चाहिए होती है थ्रेशहोल्ड वैल्यू तक पहुंचने के लिए, वो होती है तुम्हारी एक्टिवेशन एनर्जी। तो इन पर्टिकुलर रिएक्टेंट्स को कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है बेटा, इतनी। अब जब कैटलिस्ट डाल दिया ना, कैटलिस्ट क्या करेगा, वो इस बैरियर को कम करेगा। वो बोलेगा कि तू इतनी एनर्जी तेरे को चाहिए, इतना तो ये कुछ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स यहाँ बना रहा है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जिसके लिए तुझे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। एक काम कर, मैं तुझे एक नया रास्ता बताता हूँ जिसका एनर्जी बैरियर हमारा कम है। अब जो नया एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा वो यहाँ बनेगा, ठीक है। तुम ऐसा समझो ना, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होना था तो उसको कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए होती है, वो एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है ये एक्टिवेशन एनर्जी लेकर के। इसकी एनर्जी इतनी ज्यादा होती है, इतना अनस्टेबल होता है कि फिर ये डायरेक्टली प्रोडक्ट में बहुत इजीली चेंज हो जाता है। अब ये कह रहा है कि यार इतनी ज्यादा एनर्जी तुझे रिक्वायर्ड है इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए, तो इससे अच्छा तुम नया एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना दे जिसके लिए तुझे एक्टिवेशन एनर्जी कम की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी को कौन सा फैक्टर एक अफेक्ट कर सकता है, हमारा कैटलिस्ट। देखो इसने आपका ये वाला ब्रेकर डिक्रीज किया, ये जो आप यहाँ से जा रहे थे कूद के, अब आप यहाँ से कूद के जा रहे हो, इसने क्या आपकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क डाला, नहीं डाला। तो ना एंट्रोपी पे कोई फर्क डालेगा, ना खुद की जो उसके पास पहले इंटरनल एनर्जी होगी उस पे कोई फर्क नहीं डालेगा, सिर्फ और सिर्फ आपकी एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज ये करेगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। इज दैट क्लियर? सो आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे जितने भी क्वेश्चंस हमने आज प्रैक्टिस किए हैं। तो यहाँ से हम लोगों को एक आइडिया तो हो गया कि केमिकल काइनेटिक्स चाहे हमें जितनी मर्जी मुश्किल लगे, कुछ बच्चों को के लिए बोल रहे हो, कुछ बच्चों को हो सकता है बहुत अच्छा भी लगता होगा ये चैप्टर, लेकिन कुछ एट द सेम टाइम बहुत बच्चों को ये डिफिकल्ट भी लगता है। एज अ टीचर मैंने ये चीज़ नोट करी है। बट यहाँ से आप क्वेश्चंस का लेवल देख के आप एक चीज़ समझ सकते हो कि बहुत टफ क्वेश्चन आपको नहीं आने वाले हैं। तो इसीलिए ना हम अगर कोई चैप्टर स्किप करते हैं ना तो वो हम लोगों का लॉस ही अल्टीमेटली होता है, क्योंकि इतना ज़्यादा भी आप लोगों को बहुत घुमा फिरा के या बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चंस नीट में नहीं पूछे जाते हैं। तो बेटर है कि आप वो चैप्टर पढ़ लोगे, उसमें से अगर आप लास्ट मोमेंट में भी, लिटरली अगर आप लास्ट मोमेंट में भी कोई चैप्टर टच करना चाहते हो, इवन थ्रू वन शॉट भी अगर आप करते हो, फिर भी आप क्वेश्चंस करके आ सकते हो। सो प्लीज़ आप ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तो बिल्कुल छोड़ के मत जाइए, और PYQs करने के बाद हमें एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। आई होप कि अब आप और ज़्यादा क्वेश्चंस इस चैप्टर से प्रैक्टिस करो जब तक आपका पेपर है। करना क्या है, अब हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस ही तो करनी है, और जो भी रिवीजन हम लोग का शेड्यूल है वैसे वैसे हम रिवीजन करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, एंड डेफिनेटली एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पढ़ोगे, तुम्हारा एग्जाम पक्का क्लियर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।